प्रथम अनुपूरक का जो आकार है 2,485 करोड़ 59 लाख और जो मुख्य बजट है वो 1,05,212 करोड़ 73 लाख का था। तो कुल मिला के अब 1,07,698 करोड़ 32 लाख का हमारा ये अनुपूरक बजट से मुख्य बजट मिला के हुआ है, जिसमें 1,435 करोड़ 64 लाख राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है 1,050 करोड़ 95 लाख। मुख्य रूप से जो इस बजट में हमने जहां बहुत सारे तहसीलों के और उसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज के पदों की स्वीकृति के साथ साथ चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए और साथ ही बहुत सारे अन्य विकास कार्यों के साथ साथ जो मुख्य रूप से कोविड संक्रमण के बचाव एवं उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्रावधान 957 करोड़ 47 लाख के इसमें सप्लीमेंट्री बजट में रखा गया है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक नई योजना पूरे देश में राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर योजना लॉन्च किया गया है और उसके साथ साथ आजीविका मिशन एवं कृषि पंपों को ऊर्जीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अतिरिक्त प्रावधान है 995 करोड़ 42 लाख। आदिवासी कल्याण एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजना घर घर में पानी पहुंचाने के लिए भी 520 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है। नया जो है वो मुख्य रूप से कोरोना से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हमारे जो पीएससी है, सीएससी है, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल को हम लोग मजबूती प्रदान किए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे स्टाफ से, उसी प्रकार से पीएससी सीएससी को भी उसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और सारे स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण योजना है, हमेशा ये कहा जाता था कि किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, तो अब भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए भी राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और प्रति परिवार 6,000 रुपया मासिक उनको दी जाएगी। और इस प्रकार से वार्षिक 6,000 रुपये वार्षिक गांधी मजदूर कृषि भूमिहीन कृषक मजदूरों के मैंने घोषणा की है और उसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है। तो योजना तो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो उसके लिए बजट में प्रावधान किए हैं 200 करोड़। हो सकता है वो 600 करोड़ जाए, 700 करोड़ जाए, लेकिन पहले प्रावधान करोगे तभी तो योजना लागू करोगे। बजट में प्रावधान नहीं हो, योजना लागू करोगे, फिर पैसा कहाँ से आएगा। अब इस बीच में योजनाएं मतलब उसको लोगों के फॉर्म भी भराने का काम, उसे चिन्हित करने का काम, उसकी स्क्रूटनी करने का काम और उस लोगों को भुगतान करने का काम किया जाएगा। तो अब मान लो किसी भूमि अधिग्रहण करना है तो बजट में प्रावधान करोगे तभी भूमि अधिग्रहण करोगे, बिना लेकिन आपने तो अधिग्रहण तो किया नहीं है। अब बोलोगे अधिग्रहण हुआ नहीं, पैसा बजट में कैसे रख दिए। तो पहले योजनाएं बनाई जाती है, उसके लिए टोकन प्रावधान किया जाता है और उसके बाद मान लो नहीं खरीदेंगे तो पैसा समाहित हो जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन यदि हो गया, क्योंकि उस नियत से अधिग्रहण करना है, घोषणा होगी, विधानसभा में घोषणा हमने किया, बाहर भी जो मेडिकल छात्र है उसके डिमांड पे हम लोगों ने किया, तो उसके लिए बजट में प्रावधान करना ही पड़ेगा। वर्मी का बजट को लेकर धर्मवीर सिंह ने बहुत लंबा आख्यान दिया, उन्होंने काफी चिंता जताई। इसको लेकर हाथी अभ्यारण्य का क्षेत्र को लेकर कोई स्थिति बताएंगे? कोई देखिए, अंतिम नोटिफिकेशन होगा सबको जानकारी हो जाएगी, लेकिन जहाँ राहुल जी गए थे, जो 1995 वर्ग किलोमीटर कैबिनेट में जो प्रस्तुत हुआ उसमें कहीं कोई कटौती नहीं की जा रही, लेकिन अंतिम प्रकाशन होने पर सबको वो
जानकारी हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट को लेकर के आपने कहा कि प्रबोधन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सबको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि 1 किलो गोबर से कितना वर्मी बनेगा, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी कितना लगता है, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। सर एक सवाल है, डॉक्टर रमन सिंह बड़ा आंकड़ा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बजट का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन पूंजीगत व्यय सिर्फ 13,500 करोड़ रुपए के आसपास है। आपने पुराने आंकड़े तो मैं तो बता दें 2017-18 में 83% उनका राजस्व व्यय था, पूंजीगत व्यय तो उनका भी 13% ही रहा, 17%। जब खुद ही उसके कार्यकाल में था तो दूसरे पे आरोप कैसे लगा रहे हैं? इस पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिसके पास कोई, जैसे मनरेगा में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, केवल मकान है, गांव में रह रहे हैं केवल मकान है, उसके पास कोई राजस्व में भूमि नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी जो खेत में काम करने नहीं जाते, मनरेगा में काम नहीं करने जाते, जिसे हम पौनी पसारी करते हैं, जिसमें नाई है, धोबी है, लोहार है, पुरोहित है, जो खेतों में काम करने नहीं जाते लेकिन वो गांव में निवास करते हैं और उसके पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी, बैगा है, पुरोहित है, नाई है, लोहार है, धोबी है, जो ऐसे लोग भी हमारे गांव में निवास करते हैं, उनके पास भी यदि कोई भूमि नहीं है तो उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। एक बीजेपी पर तंज कसा आपने, पुरंदेश्वरी, शिव प्रकाश, नितिन नवीन, नेतृत्व नहीं है, हंटर रमन सिंह पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के अकाल है और इस कारण से कांग्रेस से जो जा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। आसाम में जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस से गया हुआ है, कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री कांग्रेस से गया हुआ, केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं वो कांग्रेस से, और यहाँ के जो प्रभारी हैं वो भी भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। पुरंदेश्वरी जी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के हमारे रहे थे, इनके पास 9 विधायक सांसद होने के बाद भी नेतृत्व नहीं मिलना केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये तो दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी। हम तो उम्मीद कर रहे थे सोनेवाल जी जिस प्रकार से केंद्र में मंत्री बने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तो रमन सिंह जी हमारे डॉक्टर साहब भी बनेंगे सोच रहे थे, लेकिन कोई अवसर मिला नहीं। जनसंपर्क निधि को लेके सवाल हुआ और आपने उस पर कुछ अभिलेख जारी कर दिए, ट्वीट भी किया है आपके चेहरे को चमकाने के लिए। 2019 में जो खर्च हुआ, देखिए 2018 के पहले मैंने पहले ही कहा था 260 करोड़ का बजट था और 400 करोड़ का खर्च कर दिया गया, मतलब बजट से भी ज़्यादा, बजट में जितना प्रावधान उससे ज़्यादा खर्च कर दिया गया। और बहुत सारे मीडिया हाउस को में विज्ञापन भी छपवा दिए, वर्क ऑर्डर ही नहीं है। तो जिसका वर्क ऑर्डर है उसका भुगतान तो हम कर रहे हैं, लेकिन जिसका वर्क ऑर्डर ही नहीं है ऐसे भुगतान भी बचे हुए हैं। तो अपने चेहरे, उसके चेहरे चमकाने के लिए पैसा हम दे रहे हैं भाई, चेहरा तो उनका चमका और पैसा हम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ब्याज आप चुका रहे हो, ब्याज भरने का काम कर रहे हो, तो कर्जा तो आप लिए हो तो ब्याज तो हम भरेंगे ही, कर्जा भी चुकाएंगे ब्याज भी भरेंगे। मोबाइल खरीद लिए, पैसा कौन पटाएगा? फोटो तो उनका छपा पड़ेगा मोबाइल में, पैसा हम पटा रहे हैं। वैसे निःशक्त जनों का है, 21 करोड़ का फिट प्रावधान किए, उसमें पैसा दो, ये स्थिति है। तो आज पूरे देश में जो ये लोग आर्थिक तंगी की बात करते हैं, भारत सरकार खुद कहती है कि हम जीएसटी के पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप लोन ले लो, सभी राज्य सरकारों को। और FRBM एक्ट के जो प्रावधान है कि 30% से अधिक नहीं होना, वो बढ़ाने का काम भी भारत सरकार ने किया। कर्ज में डुबोने का काम तो भारत सरकार खुद कर रही है और आरोप हम पे लगता है। कोरोना में ना ऑक्सीजन बेड की कमी थी, ना ऑक्सीजन की कमी थी, ना वेंटिलेटर, ना ICU की कमी कहीं नहीं थी, सारी व्यवस्थित रहा। शुरुआती दौर में ज़रूर थोड़ा सा 2-4 दिन एकदम से जब हुआ तो व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ाया था, लेकिन यहाँ उसके बाद जो स्थिति संभली, न केवल हम यहाँ ऑक्सीजन दिए लोगों को, बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, सबको हमने ऑक्सीजन दिया। हम तो ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट रहे हैं, सबको देने का काम किया है। और इस समय भी कोरोना के लिए हमने
900 साढ़े 900 करोड़ से अधिक की राशि की व्यवस्था की।